अ वेरी वार्म वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा 9th वीडियो है ऑन द क्वेश्चन बैंक सीरीज और आज हम लोग सॉल्व करेंगे काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन ऑल अबाउट। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इन द क्वेश्चन बैंक इज सी आपको फ़ायदा सिर्फ तब होगा ये सब पढ़ने का जब आप पूरा वीडियो देखो, बिकॉज ऑन एन एवरेज पीपल वॉच द वीडियो ओनली फॉर 5 मिनट्स 6 मिनट्स और मेरे तो समझ में नहीं आता अभी भी बच्चे क्या सोच कर बैठे हैं कि हम बाद में पढ़ेंगे। अब कौन सा बाद है, राइट? अब नहीं तो कभी नहीं, राइट? वी नो दैट द एग्जाम इज ऑन 23rd of April एंड विच विल नॉट चेंज। याद रखना होगा अभी, मतलब अभी तक तो ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि चेंज होगा। तो आप अगर अभी भी ये सोच रहे हो कि मैं बाद में कर लूँगा, कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे, राइट? तो आपको जब वीडियो मिलता है तो उसी समय आपको पूरा ख़त्म करना है और देखना है एक ही बार में, राइट? लेट अस स्टार्ट। So the very first question is the average energy per molecule is proportional to, the average energy मतलब the average kinetic energy per molecule is proportional to। तो इसमें क्या होगा कि kinetic energy of the molecule की फॉर्मूला हम जानते हैं 3/2 kT। काइनेटिक एनर्जी इज 3/2 kT। यहाँ पे k है बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। मैं थोड़ा ऐड कर देता हूँ कि बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट इज ऑल्सो इक्वल टू R अपॉन एन नॉट या R अपॉन Na। R मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और Na मतलब एवोगैड्रोज नंबर। मतलब ये k को R/Na भी लिख सकते हो या सिंपली R/n0, जो भी आपको लिखना है। n0 मतलब एवोगैड्रोज नंबर। तो अगर आप देखो तो ये बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, 3/2 भी कांस्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल T, राइट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर द वाइब्रेशनल मोशन ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। देखो यहाँ पे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल को मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें। नाउ व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इज, सॉरी, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब बहुत सारे एटम्स होंगे। पॉलीएटॉमिक मीन्स इन वन मॉलिक्यूल देयर आर लॉट ऑफ एटम्स। अब क्या होता है कि अगर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल होगा तो 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो होगी, 3 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी होगी, लेकिन ऑसिलेशन वाली डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी भी हो सकती है। बिकॉज अगर उसमें 10 एटम्स है, 6 एटम्स है फॉर एग्जांपल, तो वो एटम्स तो बहुत सारे वेज में ऑसिलेट हो सकते हैं, राइट? तो इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का कोई भी आंसर आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, राइट? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा तो क्या होता है एग्जैक्टली। A polyatomic molecule has 3 translational degrees of freedom, 3 rotational degrees of freedom और ऑसिलेशन वाला कितना भी हो सकता है, वाइब्रेशनल मोड्स कितना भी हो सकता है, राइट? तो वो डिपेंड करता है ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल पे। इनफैक्ट हम लोग बाद में थोड़ा डिस्कस भी करेंगे इसको SA2 क्वेश्चन नंबर 3 में, राइट? तो फिलहाल तो इसका आंसर आएगा ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है? नेक्स्ट, द पावर रेडिएटेड बाय अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स। सी पावर रेडिएटेड का मतलब आप याद रखना, पावर रेडिएटेड इज dQ/dt। तो पूछा हुआ है कि dQ/dt ऑफ अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी डिपेंड्स अपॉन व्हाट। अब dQ/dt का जनरल फॉर्मूला क्या है? देखो dQ/dt मतलब पावर होता है, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, या पावर भी बोल सकते हो आप उसको। तो dQ/dt का जनरल फॉर्मूला है EA सिग्मा ब्रैकेट में T⁴ माइनस T⁴ भी लिख सकते हो आगे, सराउंडिंग को कंसिडर किया तो मैंने EA सिग्मा T⁴ लिखा है। अब क्या होता है कि E जो है वो सच में मटेरियल पे डिपेंड करता है, नेचर पे भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द सब्सटेंस और कलर पे डिपेंड करता है। बट अगर आप ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि दे आर टॉकिंग ओनली अबाउट अ ब्लैक बॉडी। और अगर वो लोग परफेक्टली ब्लैक बॉडी के बारे में बात करें तो E का वैल्यू तो फिक्स्ड है, E का वैल्यू 1 है, राइट? फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी E इज 1, दैट मीन्स E इज अ कॉन्स्टेंट। फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी E विल बी 1, इट विल बी अ कॉन्स्टेंट, ठीक है? तो आंसर क्या आएगा? E कॉन्स्टेंट है, उसी बॉडी का एरिया तो कांस्टेंट ही होगा। सिग्मा इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, स्टीफन्स कांस्टेंट। तो dQ/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, या वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। देखो अगर ब्लैक बॉडी नहीं लिखा होता तो वो सब पे डिपेंड करता, राइट? क्योंकि वो ब्लैक बॉडी है तो E1 हो गया, इसलिए वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, if the absolute temperature of the body is doubled then the power radiated will increase by a factor of। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज डबल्ड और पावर के बारे में पूछा है, मतलब फिर एक बार वही dQ/dt के बारे में बात कर रहे हैं वो लोग, राइट? क्वेश्चन में ऐसे ही कुछ पूछा हुआ है।
Now what I can say is, once again I will use the same formula that dq by dt is directly proportional to t raised to 4. E इसलिए नहीं आया क्योंकि सेम बॉडी है तो E कांस्टेंट होगा. देखो अ बॉडी मतलब सेम बॉडी, अब सेम बॉडी का E तो कांस्टेंट है, सेम बॉडी है तो एरिया कांस्टेंट है, सिग्मा तो हमेशा कांस्टेंट है, और सराउंडिंग के बारे में कुछ बात नहीं हुई तो टी नॉट को भी पिक्चर में लाने की ज़रूरत नहीं है. तो आंसर आएगा डी क्यू बाई डी टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रेज टू 4. अब टेम्परेचर डबल किया गया, राइट, तो रेशो पूछा है, तो डी क्यू बाई डी टी 2 अपॉन डी क्यू बाई डी टी 1 विल बी टी टू बाई टी वन द होल रेज टू 4. बराबर है, पावर तो एज इट इज रहेगा और ये टी टू बाई टी वन हो जाएगा. अब बोला हुआ है कि जो नया टेम्परेचर T2 है दैट इज डबल ऑफ T1, तो T2 के जगह पे मैं लिखूंगा, T2 के जगह पे मैं लिखूंगा 2 टाइम्स ऑफ T1, एंड इफ आई राइट 2 टाइम्स ऑफ T1 तो वो 4 का पावर होकर 16 हो जाएगा. यहाँ पे T1 तो कट जाएंगे 16, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो पता चलेगा कि जो नया पावर है दैट इज 16 टाइम्स ऑफ इनिशियल पावर. करेक्ट, तो ये फोर्थ सम भी हो गया. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द फिफ्थ सम. Calculate the value of lambda max, wavelength of maximum emission from a body having surface temperature 300. मतलब ये हमको lambda m पूछा हुआ है और कैपिटल T दिया हुआ है, काफ़ी इजी सम है. By Wen's displacement law, okay, we directly know that lambda m into T is equal to B, Wen's constant. Lambda max into B is equal to T by Wen's constant, right? By Wen's law, lambda max into T is equal to B. नाउ हमको लैम्डा एक्स पूछा है, टी दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, सब्सटीट्यूट कर लो, आ जाएगा आंसर, राइट. द आंसर टर्न्स आउट टू बी 9.656 इंटू 10. ये पॉइंट नहीं आएगा यहाँ, सो द आंसर इज 9656 एंगस्ट्रॉन्ग. आप याद रखना आंसर 9656 एंगस्ट्रॉन्ग आता है, राइट, वो करेक्ट है. इसको आप सॉल्व करोगे तो 0.9656 आएगा. अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.959656 इंटू 10 पावर -6, ऐसे आंसर आएगा, ये आंसर आएगा. फिर इसको अगर डेसिमल शिफ्टिंग किया तो ऐसे आंसर आएगा 9656 इंटू 10⁻⁻10 विच विल बी फाइनली 9656 एंगस्ट्रॉन्ग. करेक्ट, तो ये ओके. सिक्स्थ वन, द मोलार स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कॉन्स्टेंट वैल्यू, मतलब CV दिया हुआ है. इफ द रेशियो ऑफ द टू स्पेसिफिक हीट्स इज 1.65, मतलब हमको क्या दिया हुआ है, CP अपॉन CV दिया हुआ है. देन व्हाट इज CP माइनस CV. तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है. देखो पहले डेटा लिख लेते हैं. अब इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या होगा, CP विल बी 1.65 CV. बराबर है. अब CP माइनस CV निकाल लो. हम CP को CV के टर्म्स में जानते हैं, CP की जगह लिखूंगा 1.65 CV माइनस CV, तो 0.65 CV हो गया, और CV दिया हुआ था. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 7999. ओके, एक्चुअल आंसर 8000 आता है बट 7999 चलेगा, राइट. दिस इज द करेक्ट आंसर. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेवेंथ वन. Calculate the energy radiated in 1 minute by perfectly black body of surface area. देखो 1 मिनट मतलब मैं इसको टाइम मानूंगा dt, विच इज इक्वल टू 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स. सरफेस एरिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करके 200 इंटू 10 पावर -4 कर लेंगे. और ये टेम्परेचर जो सेल्सियस में दिया है इसको केल्विन में कर लेंगे, राइट. तो पहले तो मैं डेटा लिख देता हूँ. तो याद रखना ये टेम्परेचर केल्विन में करना पड़ेगा, तो केल्विन में ये 400 हो जाएगा शायद, 127 डिग्री सेल्सियस प्लस 273. तो देख लेते हैं. सो डी क्यू बाई डी टी का फॉर्मूला है ए सिग्मा टी रेज टू 4. सिग्मा टी रेज टू 4. अब ब्लैक बॉडी है तो E तो 1 हो जाएगा, करेक्ट है. सराउंडिंग के बारे में कुछ बात ही नहीं हुई है तो T नॉट कंसिडर ही नहीं करना है. तो डी क्यू विल बी ए सिग्मा टी रेज टू 4 dt. अब ये टाइम मुझे दिया हुआ है, टेम्परेचर मुझे दिया हुआ है, सिग्मा मुझे पता है और एरिया दिया हुआ है. आई विल राइट डाउन द थिंग्स विच आर गिवन. दीज आर द थिंग्स विच आर गिवन एंड आई हैव कन्वर्टेड ऑल्सो. अब बस इसमें सब्सटीट्यूट ही तो करना है. तो अगर आप सब्सटीट्यूट करके इसको सॉल्व कर लोगे, ओके, सो इफ़ यू सब्सटीट्यूट एंड सॉल्व द आंसर टर्न्स आउट टू बी 1751 जूल्स. तो ये आंसर है, करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. अंडर विच कंडीशंस लॉज ऑफ बॉयल, चार्ल्स एंड गे-लुसैक्स आर वैलिड. देखो गे-लुसैक्स लॉ, ये सारे लॉ वैलिड सिर्फ किसके लिए, आइडियल गैस के लिए. और आइडियल गैस की स्पेशलिटी क्या होती है, आइडियल कोई भी गैस आइडियल गैस जैसा कब बिहेव कर सकता है, व्हेन द प्रेशर इज वेरी लो एंड टेम्परेचर इज वेरी हाई, राइट. सो
The laws of Boyle, Charles and Gay-Lussac's are strictly valid for real gases only if the pressure of the gas is low, not too high मतलब low, and the temperature is not close to लिक्विफेक्शन टेम्परेचर, या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, मतलब अल्टीमेटली गैस लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए, ये याद रखना है। और ऐसा तभी हो सकता है जब प्रेशर बहुत कम होगा और टेम्परेचर हाई होगा। सेकेंड क्वेश्चन, ये जो आर्टिकल है मैंने गवर्नमेंट बुक से ही निकाला हुआ है, राइट। ऑन व्हाट द वैल्यूज ऑफ absorption coefficient, reflection coefficient and transmission coefficient depend in addition to the material of the object। of course मतलब मटेरियल पे तो डिपेंड करते ही है ये सब, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस वो वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट पे भी डिपेंड, इंसिडेंट रेडिएशन पे भी डिपेंड करते हैं। क्या होता है कि कोई बॉडी है ना, किसी कलर को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, किसी कलर को कम एब्जॉर्ब करता है, मतलब अल्टीमेटली वो कितना एब्जॉर्ब या रिफ्लेक्ट करेगा वो तो कलर पे भी डिपेंड करेगा, या कलर मतलब वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पे। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, इन एडिशन टू द मटेरियल ART, ए मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, आर मतलब रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एंड टी मतलब ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, they depend upon the wavelength of the incident light also in addition to material। okay next question, why the temperature of all bodies remains constant at room temperature। देखो क्या होता है कि कांस्टेंट होना ही है ना, क्योंकि क्या होता है कि पहले समझो बॉडी गर्म है तो वो स्पीड में हीट देगा और कम हीट लेगा, दैट मीन्स द रेट ऑफ एमिशन ऑफ हीट विल बी मोर एज कंपेयर टू रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। सिमिलरली अगर उसकी टेम्परेचर सराउंडिंग से कम होगी तो वो ज़्यादा हीट लेगा और कम हीट देगा। बट अल्टीमेटली क्या होता है, धीरे धीरे जैसे टाइम एलैप्स होगा, ओके टाइम जैसे जैसे बीतेगा दोनों का वो रेट इक्वल हो जाता है, दैट मीन्स द रेट एट विच हीट इज लॉस्ट इज इक्वल टू रेट एट विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड। ओके, तो अल्टीमेटली हम लिख सकते हैं कि एट रूम टेम्परेचर द बॉडीज रेडिएट एज वेल एज एब्जॉर्ब, वो रेडिएट एब्जॉर्ब करते रहते हैं, बट द रेट ऑफ एमिशन एंड रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बिकम सेम, हेंस देयर टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबव व्हाट टेम्परेचर ऑल बॉडीज रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कौन से टेम्परेचर के ऊपर, तो सबको पता है 0 केल्विन के ऊपर, राइट। So according to Prevost theory, all bodies at all temperatures above 0 Kelvin radiate heat energy and at the same time they will absorb also, वो भी याद रखना। तो इसका आंसर ऐसा लिखना चाहिए आपको, above 0 Kelvin, बस इससे ज़्यादा आप कुछ मत लिखना, राइट। नेक्स्ट, if the density of nitrogen that is rho, pressure P, if the density of the nitrogen is 1.25 and pressure दिया हुआ है, find the RMS velocity of the oxygen molecules। काफ़ी इजी सम है, हम जानते हैं कि प्रेशर ऑफ अ गैस इज 1/3 रो सी स्क्वायर, तो थोड़ा टर्म्स को रीअरेंज करेंगे तो सी का आंसर क्या आएगा, √3p/ρ। ओके, पहले डेटा लिख लेते हैं, सी का डायरेक्ट आंसर है √3p/ρ। फॉर्मूला आया कहाँ से, वही प्रेशर का फॉर्मूला मैंने बोला ना, 1/3 रो सी स्क्वायर है, उनको ही थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो सी का फॉर्मूला आएगा √3p/ρ। पी पता है, रो पता है, सब्सटीट्यूट कर लो, एंड व्हेन यू सब्सटीट्यूट एंड सॉल्व यू विल गेट द आंसर। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 3 लीटर, मतलब हमको वॉल्यूम दिया हुआ है और ये वॉल्यूम को लीटर से मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज लीटर इज नॉट द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम, द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज व्हाट, मीटर क्यूब। सो यू हैव टू चेंज दिस लीटर टू मीटर क्यूब। गिवन स्टैंडर्ड प्रेशर, ये स्टैंडर्ड प्रेशर दिया हुआ है, मतलब प्रेशर भी दिया हुआ है, वॉल्यूम भी दिया हुआ है और पूछा हुआ है काइनेटिक एनर्जी। वेरी सिंपल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस इज 3/2 PV। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस, पहले डेटा लिख लेते हैं, डायरेक्ट है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस इज 3/2 PV। हम P भी जानते हैं, V भी जानते हैं, बस सब्सटीट्यूट करो, आंसर तो आएगा ही आएगा, राइट। सो द आंसर इज 455.8 जूल, मैच हो रहा है आंसर, राइट। नेक्स्ट, सेवेंथ, डिटरमाइन द प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टेम्परेचर पता है, उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। इफ़ द डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन एट NTP, डेंसिटी दिया है नाइट्रोजन का और RMS वेलोसिटी दिया हुआ है और प्रेशर पूछा है, तो देखो ये जो फिफ्थ सम था उसका उल्टा सम है, मतलब उल्टा मतलब उसमें कुछ पर्टिकुलर क्वांटिटीज़ दिए थे और कुछ पूछा हुआ था, इसमें वही फॉर्मूला यूज़ होगा। इसमें प्रेशर पूछा है ना, तो मैंने तो आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज गिवन बाय द फॉर्मूला व्हाट, 1/3 रो सी स्क्वायर। तो मैं लिख देता हूँ, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज 1/3 रो सी स्क्वायर। बस, अब आपको रो पता है, आपको सी पता है, आप सब्सटीट्यूट कर लो, यू विल गेट द आंसर, करेक्ट।
अच्छा एग्जाम में देखो, आपको एग्जाम में अगर आप सॉल्व करोगे इसको तो ऑफकोर्स लॉग यूज करना पड़ेगा एंड यू विल गेट ओनली 4 डिजिट्स। तो लॉग से आपको 4 ही डिजिट मिल सकते हैं। ये तो कैलकुलेटर का आंसर है। मतलब अगर इसी क्वेश्चन को लॉग से करते तो आंसर आता 99630 या 9.963 इंटू 10⁴ ऐसा आंसर आता आपको। ठीक है, तो आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन तो लॉग से करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट तो हो नहीं पाएगा। नेक्स्ट, स्टेट फैक्टर्स ऑन विच अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड डिपेंड्स। तो ये मैं उसका आंसर लिख देता हूँ यहाँ पे। द फैक्टर्स ऑन विच हीट डिपेंड्स इज टेम्परेचर, एरिया एंड नेचर ऑफ द सरफेस एंड टाइम फॉर विच द हीट फॉल्स। अब ये आया कहाँ से, देखो बहुत सिंपल है, मैं फिर आपको एक बार समझा देता हूँ। डी क्यू बाई डी टी का फॉर्मूला क्या है, देखो डी क्यू बाई डी टी का फॉर्मूला था ई ए सिग्मा टी टू दी पावर 4। तो डी क्यू का फॉर्मूला क्या होगा, डी क्यू का फॉर्मूला क्या होगा, ई ए सिग्मा टी टू दी पावर 4 टी टू दी पावर 4 इंटू डी टी। तो देख लो, ई मतलब इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द बॉडी एंड ए मतलब इट डिपेंड्स अपॉन एरिया, टी मतलब टेम्परेचर और डी टी मतलब टाइम। शो दैट फॉर नॉन एटॉमिक गैस शो दैट फॉर मोनो एटॉमिक गैस द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट्स इज 5/3। तो ये आप गवर्नमेंट बुक में देख लेना, आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। ओके, मोनो एटॉमिक गैस के लिए आप देख लेना। पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, F3 होगा, तो CV मेरे ख्याल से F/2R होगा। आप देख लेना इसको, राइट, इसमें क्या एक्सप्लेन करूँ आपको, राइट। नेक्स्ट, शो दैट फॉर अ डायटोमिक गैस द रेशियो ऑफ द टू स्पेसिफिक हीट्स इज 7:5। तो ये भी डायरेक्ट बुक में एज इट इज़ आपको लिखना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 7/5 आपको प्रूव करना है, ये मैंने बुक से ही क्लिपिंग ली है, राइट। आगे बढ़ते हैं। शो द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेडियंट पावर ऑफ, इसमें आपको ये डायग्राम बनाना है ग्राफिकल वाले में, राइट। दिस इज द डायग्राम विच यू शुड प्रैक्टिस एंड ड्रॉ। नेक्स्ट, ड्रॉ अ नीट लेवल डायग्राम ऑफ फेरिस ब्लैक बॉडी। तो ये आपको मिल जाएगा फिगर 3.4। ओके, दैट इज द डायग्राम ऑफ फेरिस ब्लैक बॉडी। ये करते 6 सम है। कंपेयर द रेट ऑफ रेडिएशन ऑफ अ मेटल बॉडी एट 727 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये तुम्हारा टेम्परेचर है, जिसको केल्विन में कन्वर्ट किया तो 1000 आएगा शायद, हाँ 1000 आएगा। एंड 227 मतलब बॉडी वही है, एक बार उसकी टेम्परेचर 1000 थी, एक बार उसकी टेम्परेचर 500 है, 500 केल्विन। आप कन्वर्ट कर लेना केल्विन में। रेशो पूछा है, रेट ऑफ रेडिएशन मतलब डी क्यू बाई डी टी का रेशो पूछा है। बॉडी वही है तो मैं सीधा लिख सकता हूँ डी क्यू बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴। डी क्यू बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴। देखो ये जो T0 है ना, ये टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स है। और ये कब पिक्चर में आएगा, जब वो लोग बोलेंगे कंसिडर करने को, अदरवाइज आपको नहीं कंसिडर करना है। ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया है। अब इसमें मैं लिख सकता हूँ डी क्यू बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴ बिकॉज बॉडी वही है। तो ई कांस्टेंट होगा, ए कांस्टेंट होगा, सिग्मा इज ऑलरेडी ए कांस्टेंट। T0 के बारे में कुछ कहा ही नहीं है, सराउंडिंग टेम्परेचर के बारे में तो छोड़ दो। तो ये लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴। तो बस रेशो ही तो लेना है। तो डी क्यू बाई डी टी 1 बाई डी क्यू बाई डी टी 2 इज T1/T2 द होल रेज टू 4। सॉल्व कर लो। तो T1 कितना है 1000, T2 कितना है 500, 2⁴ इज 16 आ जाएगा आंसर। 7th वाला अगले पेज पे करते हैं। 100 कैलोरीज ऑफ हीट इज इंसिडेंट ऑन अ बॉडी। तो ये तो हमारा Q है, ठीक है। इट एब्जॉर्ब्स, इफ द बॉडी एब्जॉर्ब्स 400 जूल्स, मतलब ये हीट एब्जॉर्ब्ड है। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन E। देखो हम कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन निकाल सकते हैं, पहले डेटा लिख लेते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज QA/Q। कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज Q अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड अपॉन अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट। तो हमको इससे E मिल गया, A मिल गया, सॉरी A। और हम जानते हैं बाय किरचॉफ्स लॉ A इज इक्वल टू E। हमको E चाहिए था, बट E और A तो इक्वल होते हैं। तो मैंने पहले A निकाल लिया और मैं जानता हूँ A इज इक्वल टू E, तो मुझे आंसर मिल जाएगा इससे, ठीक है। नेक्स्ट, अ मेटल क्यूब ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर। तो मुझे क्यूब का लेंथ पता है L। रेडिएट्स हीट डी क्यू बाई डी टी, ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, राइट। फाइंड द एमिसिव पावर। एमिसिव पावर मतलब E पूछा हुआ है, तो मैं पहले डेटा लिख लेता हूँ। ओके, डी क्यू बाई डी टी पूछा हुआ है नहीं, डी क्यू बाई डी टी दिया हुआ है, सॉरी। एमिसिव पावर, एमिसिव पावर का फॉर्मूला क्या है, डी क्यू बाई ए डी टी। डी क्यू बाई ए डी टी अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। मतलब एमिसिव पावर का फॉर्मूला है डी क्यू बाई ए डी टी। ओके,
तो मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया। अब याद रखना एरिया मतलब कौन सा एरिया लेना है आपको, सरफेस एरिया। पूरा क्यूब का सरफेस में से हीट रेडिएट होगा तो आपको सरफेस एरिया लेना है, एंड सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज व्हाट, 6L²। तो ये L को मैंने कन्वर्ट करके इधर मल्टीप्लाई कर लिया है सब। ओके, तो इफ़ आई सॉल्व दिस आई विल गेट द आंसर ऑफ E। तो 1041.66 आता है, राइट। नेक्स्ट, शो दैट, ये जो थियोरेटिकल क्वेश्चन है ये आपको मिल जाएंगे, ठीक। देखो आपको ये फर्स्ट वाले का आंसर क्या लिखना है, आर्टिकल 3.6 ऑन पेज 59 ऑफ गवर्नमेंट बुक, और कहाँ तक लिखना है, 3.12 तक, ठीक है, 3.12 तक लिखना है। और उसके बाद आप सीधा बोल दो कि अगर एक ही गैस है, फॉर एग्जाम्पल ऑफ अ गैस, एक ही गैस है तो मॉलिक्यूलर वेट तो उसका कांस्टेंट होगा। अगर मॉलिक्यूलर वेट कांस्टेंट होगा तो आप लिख सकते हो कि VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T, ठीक है। शो दैट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द, सेकेंड वाला ना आप पढ़ लेना क्वेश्चन, इसका आंसर आपको मिलेगा आर्टिकल 3.7 ऑन पेज 60 ऑफ गवर्नमेंट बुक। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट्स ऑफ पॉली एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, तो ये आपको मिलेगा आर्टिकल 3.9.1C ऑन पेज 64, राइट। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ फेरिस ब्लैक बॉडी, ये भी बुक में एज इट इज़ है, ओके। आर्टिकल 3.11.1 ऑन पेज 66 एंड 67। अब हम लोग आगे बढ़ते 3 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स की तरफ। कंपेयर द रेट्स ऑफ एमिशन ऑफ हीट बाय ब्लैक बॉडी मेंटेन्ड एट टेम्परेचर 627। तो ये हमारा T1 है, T1 का आंसर 627 + 273 शायद 900 केल्विन आएगा, और ये 400 केल्विन आएगा, राइट, कन्वर्ट करने पे। तो हमको रेशो निकालना है। अच्छा देखो इस बार दिया है सराउंडिंग ऑफ एनक्लोजर, एनक्लोजर मतलब क्या होता है, सराउंडिंग। सो ब्लैक बॉडीज आर सराउंडेड बाय एनक्लोजर एट 27, मतलब अब हम लोग को टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग कंसिडर करना है। T0 इज इक्वल टू 27 + 273 300 केल्विन, राइट, 300। अब हमको निकालना है dQ/dt 1/dQ/dt 2। मैं पहले डेटा लिख लेता हूँ, मुझे फाइंड करना है dQ/dt 1/dQ/dt 2। अब dQ/dt का फॉर्मूला क्या है, EA सिग्मा T⁴ माइनस T⁴, क्योंकि बॉडी वही है, ब्लैक बॉडी है तो E1 हो गया पहले तो। अच्छा बॉडी एक ही बॉडी है तो A और सिग्मा भी, A तो कांस्टेंट होगा, सिग्मा तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो मैं लिख सकता हूँ dQ/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴ माइनस T⁴। कैलकुलेशन थोड़ा ट्रिकी होगा तो रेशो ले लेते हैं। तो इट विल बी T1⁴ माइनस T⁴ अपॉन T2⁴ माइनस T⁴. अब क्या होगा, सबकी वैल्यूज़ डाल दो। मैंने 900 को 9 × 10⁻² कर लिया और 300 को 3 × 10⁻² कर लिया। इससे होगा क्या, ये जो 10⁻²⁴ है 10⁸ वो ऊपर नीचे कॉमन निकल जाएगा और कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, वो कैंसिल हो गया। और फिर 9⁴ मतलब 9 स्क्वायर का स्क्वायर, 9⁴ मतलब 9 स्क्वायर का स्क्वायर तो 81 का स्क्वायर। 3⁴ मतलब 3 स्क्वायर का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो मैं इसको और थोड़ा छोटा लिख देता हूँ। अब ये मेरे लिए क्या हो गया, 81 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर को मैं मान के चलूँगा a + b × a - b, मतलब 81 + 9 × 81 - 9, और डिनोमिनेटर में 16 + 9 × 16 - 9। तो जब मैं सब्सटीट्यूट करूंगा ऐसे तो देखो ये आंसर आएगा, और सॉल्व करने पे आंसर आता है 37.03। तो इस क्वेश्चन का मेरा गवर्नमेंट बुक के साथ आंसर या क्वेश्चन बैंक के साथ आंसर मैच नहीं हुआ, तो आप लोग खुद से करना, इसको सॉल्व 2 बार करना और फिर मेरे से बात करना। अगर आपको लगे कि मेरा आंसर रॉन्ग है तो हम लोग डिस्कस करेंगे, कमेंट सेक्शन में बात करेंगे, राइट। 6th वन, डिटरमाइन द काइनेटिक एनर्जी पर मोल पर ग्राम पर मॉलिक्यूल। काइनेटिक एनर्जी पर मोल पर ग्राम पर मॉलिक्यूल, और हमको टेम्परेचर दिया हुआ है, R दिया हुआ है, अवोगाड्रोस नंबर दिया है, ठीक है। अब मैंने क्या किया ना, मैंने अवोगाड्रोस नंबर को पर मोल में लिख लिया, ठीक है, पर मोल में, क्योंकि पर मोल में पूछा है तो पर मोल में लिख लिया इसको, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल इज 3/2 RT, 3/2 RT, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। R भी पता है, T भी पता है, ख़त्म, राइट। और जूल पर मोल, क्योंकि पर मोल में पूछा इसलिए मैंने ये इसको 6.023 × 10⁻23 पर मोल कर लिया। आगे देखो पर ग्राम मतलब पर यूनिट मास, पर ग्राम मतलब पर यूनिट मास, तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। काइनेटिक एनर्जी पूछा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास इज 3/2 RT/m0 वेयर m0 इज मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/2 RT द होल डिवाइडेड बाय m0।
अब आप बोले सर इससे क्या फ़ायदा हो गया? अरे हो गया ना फ़ायदा, 3/2 RT तो तुम निकाल चुके थे। ये देखो ये 3/2 RT यहाँ पे निकाल चुके हो तुम, यही तो है 3/2 RT का वैल्यू। तो इस वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लो, m0 से डिवाइड कर लो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, दिस इज़ द आंसर। ओके, 0.225 इंटू 10⁻³ जूल पर kg काइनेटिक एनर्जी पर kg। अच्छा, उन्होंने पर ग्राम पूछा था, लेकिन शायद पर ग्राम ना, तो मैंने पर किलोग्राम निकाल लिया, वो ठीक है। ओके, वो आप समझ लेना, राइट, किलोग्राम में निकाल लिया, पर ग्राम पूछा था उन्होंने। तो आप इसको 10⁻³ कर लेना नीचे, ओके, और सॉल्व कर लेना, आ जाएगा आंसर। फिर पूछा काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल। अब एक मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? 3/2 kT, और k को r/n0 लिख सकते हैं, है ना। तो इसको भी मैं थोड़ा मॉडिफाई करूँ तो ऐसे लिख पाऊंगा 3/2 RT द होल डिवाइडेड बाय n0, और 3/2 RT में कैलकुलेट कर ही चुका था, तो आंसर आ जाएगा। अब देखो ये आंसर राइट है, उसमें गड़बड़ मत करना, ये राइट है। उन्होंने आंसर दिया पर किलो मॉलिक्यूल, मैंने आंसर लिखा पर मॉलिक्यूल, क्योंकि क्वेश्चन में पर मॉलिक्यूल पूछा था। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल का, उन्होंने कितना मॉलिक्यूल का दिया? काइनेटिक एनर्जी फॉर 1000 मॉलिक्यूल्स दिया, राइट। पर किलो मॉलिक्यूल दिया है, वो मोल नहीं है, किलो मोल नहीं है, किलो मॉलिक्यूल है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7th, the velocity of 3 molecules are 2, 4, 6. Okay, v1, v2, v3. Find the mean square velocity and root mean square velocity. तो देख लेते हैं, पहले डेटा लिख लिया। अब मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला देखो, ये है v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर बाई 3। बस सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। आंसर यूनिट इसका होगा किलोमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज अ यूनिट, किलोमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, किलो। उसके बाद में नेक्स्ट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पूछा है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मतलब बस मीन स्क्वायर वेलोसिटी का रूट निकाल लो। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मतलब मीन स्क्वायर वेलोसिटी का रूट, मतलब ये 18.66 का रूट। तो अगर आप रूट निकालोगे तो दिस इज द आंसर 4.319। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम नंबर 7। एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये आपको डायरेक्ट मिल जाएगी। ड्रॉ डायग्राम ऑन पेज नंबर 69 एंड राइट ऑल द 6 पॉइंट्स बिलो द डायग्राम। डायग्राम के नीचे देखो, आपको लिखना कितना है वो याद रखना, पूरा भर मत देना पेपर। आपको डायग्राम ड्रॉ करना है पेज नंबर 69 पे, उसके नीचे 6 पॉइंट दिए, वो 6 पॉइंट लिखने हैं। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर एवरेज प्रेशर, अब इसमें आपको कहाँ तक लिखना है? देखो P इक्वल टू 1/3 रो सी स्क्वायर तक, या 1/3 MnC स्क्वायर बाई V तक, या 1/3 रो सी स्क्वायर तक लिखना। डिराइव मेयर्स रिलेशनशिप, ओके, आर्टिकल 3.9.1 on page 62 and 63, correct? So this is how you will write the answers in kinetic theory of gases. So thanks for watching the video. Do subscribe the channel and share video with your friends. Please don't forget to like the video and comment on the video. Thank you.